मिले। हमारी सरकार में करोड़ों गरीबों को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली। नई सरकार बनते ही हमने आयुष्मान योजना का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दे दिया। हमने गांव-गांव सड़क पहुंचाई, बिजली पहुंचाई, करोड़ों परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत पानी का कनेक्शन मिला। अकेले चिमूर में ही 16 लाख परिवारों को। सेवालाल, जय बिरसा आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। श्री हरि बालाजी महाराज उनकी ये देवस्थानम की पुण्य भूमि, क्रांतिकारियों की, वीरों की ये धरती, मैं चिमूर की इस महान मिट्टी को नमन करता हूं। इस भूमि के गोंड सरदार वीर बाबूराव पुल्लेसूर शेड़माके को मैं नमन करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र में चुनाव के क्या नतीजे आने वाले हैं, ये आप लोगों ने आज ही दिखा दिया है। ये जन सैलाब बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चिमूर की जनता ने और पूरे महाराष्ट्र ने ठान लिया है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, मैंने सालों तक संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और इस प्रकार का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, इसका मुझे पूरा अंदाज है। और उसमें भी 12-1 बजे ऐसा कार्यक्रम करना, मैं गुजरात में तो नहीं कर सकता था। आपने क्या कमाल कर दिया है जी। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर लहरा रहा है। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र भाजपा को भी बधाई दूंगा, जिसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र में लाड़की बहनों के लिए, हमारे किसान भाई बहनों के लिए, देश की युवा शक्ति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए
एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए हैं। एआई यूनिवर्सिटी की बात हो, वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट हो, हर घर से पाइप से पानी हो, देहात में पक्का घर हो, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना हो, इसमें महाराष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं और संकल्प की प्रस्तुति है। मैं महाराष्ट्र के आप सभी लोगों को इस संकल्प पत्र के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। साथियों, महायुति के साथ साथ केंद्र में एनडीए की सरकार यानी महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार यानी विकास की डबल रफ्तार। महाराष्ट्र के लोगों ने पिछले 2.5 वर्षों में विकास की इस डबल रफ्तार को देखा है। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। राज्य के 100 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य में कई रेल मार्गों का विस्तार हो रहा है। साथियों, महायुति की सरकार किस स्पीड से काम करती है और ये अगाड़ी वालों की जमात कैसे कामों को रोकते हैं, चंद्रपुर के लोगों से बेहतर ये बात और कौन जानेगा। यहां के लोग दशकों से रेल कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और अगाड़ी वालों ने कभी भी ये काम होने नहीं दिया। हमारी सरकार ने कांपा वरोरा रेलवे लाइन को मंजूरी दी। नागपुर से गढ़चिरौली रेलवे लाइन का काम भी अब बस पूरा होने की तैयारी में है। इससे किसको सुविधा मिलेगी? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र का तेज विकास ये अगाड़ी वालों के बस की बात नहीं है भाई। अगाड़ी वालों ने केवल विकास पर ब्रेक लगाने में पीएचडी कर दी है।
कामों को अटकाना, लटकाना और भटकाना, ये कांग्रेस वाले तो इसमें डबल पीएचडी है, एक्सपर्ट है। 2.5 साल में इन्होंने मेट्रो से लेकर वाडवण पोर्ट और समृद्धि महामार्ग तक हर विकास परियोजनाओं को रोकने का काम किया। इसलिए याद रखिएगा, अघाड़िया ने भ्रष्टाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी, ये अघाड़िया ने खिलाड़ी, आप इन्हें दोबारा लूट का लाइसेंस मिलने देंगे क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, मिलने देंगे क्या? लूट करने देंगे क्या? खजाना भरने देंगे क्या? साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूरी ताकत से जवाब दीजिए। आप महाराष्ट्र की प्रगति पर ब्रेक लगने देंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दल हिंसा और अलगाववाद पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सोलापूरचा ग्रामदैवत शिवयोगी सिद्धरामेश्वरांच्या भूमीमध्ये या भारत देशाच्या इतिहासातील सर्वात लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांचं जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया। बोला भारत माता की, भारत माता की, जय श्रीराम, जय श्रीराम। महायुतीचा, महायुतीचा या महाविजय सभेला संबोधित करण्यासाठी, महायुतीच्या मनगटामध्ये ताकद देणाऱ्या सगळ्या महायुतीच्या प्रेमींना भेटण्यासाठी उपस्थित असलेले देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांचं मी मनपूर्वक इथं स्वागत करते और इस सभा को संबोधित करने एवं हमारे सपनों में उड़ान भरने हेतु उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मान पूरे महायुति परिवार की ओर से यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ सोलापुर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीयुत सचिन दादा कल्याण शेट्टी और शहराध्यक्ष श्रीयुत नरेंद्र काळे जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज कार्तिकी एकादशी पूरे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत पंढरीनाथ महाराज की आशीर्वादित तुलसी माला एवं वारकरी संप्रदाय की पवित्र पगड़ी हमारे धनगर समाज बांधव का प्रतीक घोंगड़ी और काठी द्वारा इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मान हम सभी तालियों के गूंज में जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे करें। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की, ग्रामदैवत शिवयोगी सिद्धरामेश्वर महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, यलकोट यलकोट, भारत माता की, जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित करती हूं इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी महायुति परिवार की ओर से इस सभा का स्वागत प्रस्तुत करने के लिए, जिनका सिर्फ काम ही बोलता है, हमारे गरीब मजदूरों के सपनों का घर पूरा करने वाले अब की 5वीं बार सोलापुर शहर उत्तर के फिक्स आमदार सम्मानीय श्रीयुत विजय कुमार जी देशमुख, मैं आपको अनुरोध करती हूं इस सभा का स्वागत प्रस्तुत करें।
भारत माता की, भारत माता की जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम. सोलापूरच्या ग्रामदेवत श्री सिद्धारामेश्वराच्या पुण्यनगरीमध्ये महायुतीच्या प्रचाराच्या निमित्तानं या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज आपल्या समवेत आहेत. त्यांचं मी सगळ्याच्या वतीनं मी प्रथमतः स्वागत करतो. मंचावर उपस्थित असलेले भारतीय जनता पक्ष व महायुतीचे सगळे उमेदवार व तसेच भारतीय जनता पक्ष व महायुतीचे सगळे जिल्हाध्यक्ष व त्यांचे पदाधिकारी, सन्मान्य मंच, या आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींचं आज आपण सगळ्यांनी ज्याप्रमाणे जो जनसागर उसळला आहे त्यांच्या भाषण ऐकण्यासाठी आपण सगळे उत्सुक आहात. आणि त्यामुळं मी जास्त काही बोलणार नाही, पण या सोलापूरचा आवाज आपल्या या दिल्लीपर्यंत जाण्यासाठी काहीतरी बोलावं लागणार आहे आणि ते बोलत राहणार. आपल्याला माहीत आहे मोदीजींच्या प्रेरणेमुळं या आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली या देशाचा विकास व असंख्य कामे करून जनतेचा जीवन सुखमय केलं. आपण म्हणलं जात आहे विकास म्हणजेच मोदीजी, मोदीजी म्हणजेच विकास असं म्हणलं जात आहे. आणि त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाचा लोकप्रियता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. तेच प्रेरणा घेऊन भारतीय जनता पक्षाचे सोलापूर विकासाची गंगा या सोलापुरात आणलं. या सोलापूर जिल्ह्यात आपण सगळे आपले भारतीय जनता पक्षाचे व मित्र पक्षाचे उमेदवार आपण सगळे निवडून देण्यासाठी उत्सुक आहात. पण आपल्याला सांगू इच्छितो जिल्ह्यातील ज्या उमेदवार भाजपाचा आमदार निवडून आल्यावर जे जनतेला शब्द दिलं ते आजपर्यंत पाळत आले. आणि आपल्या सगळ्यांच्या ज्या काही मूलभूत सुविधा असू द्या किंवा अनेक ज्या काही या सोलापूर जिल्ह्याचा विकासासाठी आम्ही सगळे कटिबद्ध राहणार आहोत. मी विजय देशमुख आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो सोलापूर शहर मतदारसंघाने मला सलग 4 वेळा निवडून दिलं. आज मी 5व्यांदा तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद मागण्यासाठी आज मी तुमच्या समोर उभा आहे. मी गेल्या 20 वर्षामध्ये जी कामे केली आहेत त्याचा विचार करून मी जनता मला पुन्हा विक्रमी मताधिक्याने निवडून या विधानसभेत पाठवेल अशी मला खात्री वाटते. सोलापूरच्या पाण्याचा प्रश्न असू दे, या भाजपाने लक्ष दिलं आणि या शहराच्या पाणी पुरवठ्यामध्ये 1985ला झालेली आहे. गेल्या 40 वर्षात शहराची वाढ झाली, पण पाणी पुरवठा ज्या 1985ला जी स्थिती होती ती स्थिती होतं. आज 5 दिवसाला सोलापूर शहराचा पाणी पुरवठा होतो. पण आता जी समांतर जलवाहिनी टाकलेली आहे ते 90% काम पूर्ण झालेलं आहे. लवकरात लवकर 1-2 महिन्यामध्ये पूर्ण होईल आणि सोलापूर शहराला 1 दिवसाआड पाणी मिळणार आहे. ही योजना पूर्ण होण्याच्या स्वरूपात आहे. स्मार्ट सिटीची योजना आपल्या आदरणीय नरेंद्रजी मोदींच्या ज्यांनी स्मार्ट सिटी आणलं त्यामुळे या सोलापूर शहरांचं स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश गेलं आणि 1100 कोटी रुपयाचं जवळपास 90% कामं या स्मार्ट सिटीचे पूर्ण झालेले आहेत. आपल्याला माहिती आहे सोलापूरमध्ये माझ्या मतदारसंघात ज्या ब्रिटिशकालीन ज्या ड्रेनेज लाईन पिण्याच्या पाण्याचे होते ते आज सगळीकडे बदलून सगळीकडे सिमेंटचे रस्ते आणि सगळीकडे आपल्याला मूलभूत सुविधा निर्माण झालेल्या आहे. आपल्याला माहिती आहे आपल्याला या स्मार्ट निधीतून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम झालं व ब्रिटिशकालीन ज्या काही ड्रेनेज किंवा पिण्याचा पाईपलाईन होतं सगळ्याची बदल करण्यात आलं. नॅशनल हायवे सोलापूर शहराला जोडणारा तुळजापूर सोलापूर, गाणगापूर सोलापूर, पंढरपूर सोलापूर, विजापूर सोलापूर
मंगळवेढा या चारही दिशांनी जाणारे रस्ते चौपदरी झाल्यामुळं कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी, महाराष्ट्राची आराध्य दैवत विठू माऊली, गाणगापूरचे दत्त महाराज, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ महाराज यांच्या दर्शनासाठी भाविकांची सोय झाली. पूर्वी 1.5 तास सोलापूरहून तुळजापूरला जायला वेळ लागत होतं, पण आता बंधू बहिणींनो मी सांगू इच्छितो केवळ 20 ते 30 मिनिटात तुम्हाला तुळजापूर आणि आपल्या अक्कलकोटला जाऊ शकता आणि पंढरपूरमध्ये 1 तासामध्ये जाऊ शकता. ही विकास गंगा आपल्या या सोलापूर जिल्ह्याला झालं केवळ आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी केंद्रातनं निधी दिलं त्यामुळं झालं. आम्ही विमानतळाचं कामं पूर्ण केलं आणि असल्याने शहराच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे. व तसेच विशेष म्हणजे शहरात गोरगरिबांच्या लोकांसाठी व आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होता आणि आपल्याकडे सिव्हिल हॉस्पिटल हा मेडिकल कॉलेजचा होता, दुसरं सिव्हिल हॉस्पिटल नव्हतं आणि त्या सिव्हिल हॉस्पिटलची मंजुरी युती सरकार असताना आपण मिळवली. आज 100 खाट महिलांचं आणि 100 खाट लहान मुलांचं सिव्हिल हॉस्पिटल आज चालू झालेलं आहे. अनेक आपल्या या सर्वसामान्य गोरगरिबासाठी, या देशातल्या सर्वसामान्य माणसासाठी केंद्राने आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजीभाई मोदींनी अनेक आपल्यासाठी योजना आणल्या. आयुष्यमान भारत योजना, शेतकरी सन्मान योजना, उज्ज्वला गॅस योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षता योजना, पंतप्रधान स्वनिधी योजना, पंतप्रधान आवास योजना व तसेच विश्वकर्मा योजना असे अनेक जे आज सांगत बसल्यावर आपल्याला तासभर लागेल एवढ्या योजना आणल्या. या राज्यसभे या आपल्या महाराष्ट्राच्या राज्यामध्ये या आपण माहित आहे कोट्यवधी रुपये सिंचनासाठी खर्च केलं. आपल्याला माहित आहे की आज शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ केलं आणि शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपयामध्ये पीक विमा काढण्याचा आपण बाकीचे पैसे आपण महाराष्ट्र शासन भरतोय. ही योजना आपल्या या देशाचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या या देशाच्या शेतकऱ्यासाठी आणल्या आणि आपल्याला माहित आहे मुख्यमंत्री सहायता योजनेतून आपल्याला अनेक कोट्यावधी रुपये आपल्या या महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य गोरगरिबाला आरोग्य सेवा करण्यासाठी मिळतो. आणि एवढंच नाही तर आपल्याला सगळ्याला माहित आहे बाल संगोपन योजना आणल्या, महिलांसाठी एसटीचं सवलत आणलं. आपण सगळ्या मी माझ्या माता बहिणीला सांगू इच्छितो आज आपल्याला कुठेही देवधर्माला महाराष्ट्रामध्ये जायचं असलं तर आपण सगळे अर्ध्या तिकीटवर जाता. पूर्वी जेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विरोधकांचं सरकार होतं तेव्हा 1 रुपयाचंही सवलत आपल्याला दिलं जात नव्हतं. सर्वात मोठी योजना आणल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना. आपल्या सगळ्या बहिणींचं मी खरंच कौतुक करतो. आज आपल्याला माहित आहे ही योजना जेव्हा महाराष्ट्र शासनाने आणलं तेव्हा विरोधकांनी एवढा विरोध केला आणि हा योजना आणू नये म्हणून हा योजना बंद पडावं म्हणून कोर्टात गेले, स्टे घेतलं. आज वेळ आलेली आहे. आज मी सगळ्या माझ्या बहिणींना सांगू इच्छितो की ही योजना ज्यांनी बंद करण्याचा प्रयत्न केलं आपण सगळे आता त्याचा बदला घेणार का नाही. ही वेळ आहे की आपण युती सरकारच्या पाठीमागं, ही वेळ आहे भारतीय जनता पक्ष व त्यांच्या मित्र पक्षाच्या पाठीमागे राहावं. 20 तारखेला आपण भारतीय जनता पक्ष व आपल्या सहयोग्यांचं सगळ्यांच्या चिन्हासमोर बटन दाबून त्यांची बदला घेण्याची ही वेळ आहे. ज्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद पाडण्याचा प्रयत्न केलं. आमच्या या राज्याचे मुख्यमंत्री तर म्हणले केवळ 1500 रुपये नाही तर आम्ही सत्तेवर आल्यावर 2100 रुपये घालू असं त्यांनी जाहीर केलं. आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांना ही योजना चालू ठेवायची असेल तर आपण सगळ्यांनी आमच्या पाठीमागे राहावं आणि 20 तारखेला मतदान करावं. एवढंच नाही या राज्यामध्ये आपल्यासाठी अन्नपूर्णा योजना आणल्या ज्याच्यामध्ये 3 गॅस मोफत आहेत आणि असे अनेक योजना आपल्या मुलींसाठी उच्च शिक्षणासाठी आपल्याला मोफत उच्च शिक्षणासाठी सरकार पैसे भरणारे त्याची फी ही योजना सुद्धा आणल्या. या सोलापूरमध्ये सर्वसामान्य गोरगरिबासाठी नगर आणल्या. आपल्या देशाचे पंतप्रधानांनी 30,000 घरांचा संकल्प आलं. त्यातले 20,000 घरं लोकांना देण्यातही आलं. ही योजना सगळ्यात संकल्प योजना आहे. मीही माझ्या मतदारसंघात
5,000 घराचं योजना आणलं आणि तेही काम पूर्ण होण्याच्या सुरुवात झालेली आहे. आपल्याला सगळ्याला सांगू इच्छितो की आपण या व्यासपीठावर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी सगळ्या युतीचे आपले या सगळे उमेदवार आहेत. या सगळ्या उमेदवाराला आपल्या सगळ्याला विनंती करतो की जास्तीत जास्त मताने आपण सगळ्यांनी निवडून द्यावं. 20 तारखेला आपल्याला मतदान करायचं आहे. या मतदानामध्ये आपल्या सगळ्याला विनंती करतो की कमळाच्या चिन्हासमोर बटन दाबून जास्तीत जास्त मताने आपल्या सगळ्यांना विधानसभेवर पाठवावं एवढंच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. और अब मैं पूरे सम्मान पूर्वक आमंत्रित करती हूं विश्व गुरु के सपने को साकार करने वाले आधुनिक आत्मनिर्भर भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, इस विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी. बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम. जय भवानी, जय भवानी. आज कार्तिकी एकादशी, पंढरपूरची यात्रा. आजच्या दिवशी त्या जिल्ह्यात येण्याचे भाग्य लाभले. पंढरीच्या विठुरायाला माझे कोटी कोटी नमन. संत नामदेव महाराजांची आज जयंती, त्यांना शत शत नमन. मैं सिद्धेश्वर महाराज और भगवान बसवेश्वर को प्रणाम करता हूं. साथियों, देवोत्थानी एकादशी का ये दिन पंढरपुर की पवित्र धरती और विठोबा का सानिध्य, ये केवल एक संयोग नहीं है. ये अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र और सोलापुर की सेवा का आशीर्वाद है. भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है, तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, सोलापुर के लोगों ने ये देखा है. सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है. अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सोलापुर एयरपोर्ट के विस्तार का लोकार्पण किया था और शायद मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं.
सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं। साथियों, देश विदेश से आने वाले लोगों को ये जो विकास के काम हुए हैं उससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे सोलापुर में पालकी यात्रा की इतनी प्राचीन परंपरा है। पहले यात्रियों को, वारकरी साथियों को कितनी परेशानी होती थी। पालकी महामार्ग का निर्माण करवाकर इस परेशानी को हल करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। आज सोलापुर के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बन चुके हैं। सोलापुर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये बदलाव केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथ ही आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं, जरा कलेक्ट कर लें।
मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना। यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। कांग्रेस की इसी सोच ने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बदहाल बनाए रखा। हमारे इस इलाके में सिंचाई के लिए आपको कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आप लोगों को कितना तरसाया है। ये माताएं बहनें किसान तो कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हमने यहां किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने पर फोकस किया। हमारे प्रयासों से सोलापुर जिले के कई गांवों का जलस्तर बढ़ रहा है। महायुति सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए। हमारी कोशिश है कि अब किसानों को बिजली का बिल भरना ही ना पड़े, और इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। साथियों, समस्या का समाधान करने के साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। ये हमारा सोलापुर शुगर बेल्ट है। हमारी सरकार गन्ना किसानों के लिए लगातार पूरे देश में काम कर रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य अब 3,150 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा हम इथेनॉल इकोनॉमी के माध्यम से गन्ना किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना, क्या उसके बाद ही ये इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई? क्या मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद ही
गन्ने से इथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई, ये पहले भी था, लेकिन पहले जो सरकारें थी उनको आपकी परवाह नहीं थी, आपको तड़पाए रखने में ही उनको मजा आता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल में मुश्किल से 2 या 3% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। जब 2014 में आपने मोदी की सरकार बनाई तो आपके सेवक ने तय किया कि गन्ना किसानों के हित के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाऊंगा। अब पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़कर 15% तक पहुंच रही है और मैं 20% का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। बीते 10 साल में हमने देश के किसानों को इथेनॉल के बदले, यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी डबल मिल रहा है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी योजना का, दोनों का एक साथ लाभ, डबल पैसा। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, सोलापुरी की चादरें पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में यूनिफॉर्म की बात आती है तो सोलापुर का नाम सबसे ऊपर होता है। यहां पीढ़ियों से सिलाई करने वाले कई परिवार हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रही है। इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क बनवा रहे हैं। इससे सोलापुर के टेक्सटाइल उद्योग को भी फायदा होगा। यहां के प्रोडक्ट्स देश विदेश तक पहुंचेंगे। साथियों, इस क्षेत्र में कितने ही परिवार पीढ़ियों से बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। हमने 15,000 आवास बनाकर हमारे इन साथियों को दिए हैं। भाइयों और बहनों, ये केवल नीतियों की बात नहीं है, ये हमारी नीयत का जीता जागता सबूत है। साथियों, दूसरी तरफ अघाड़ी की नीयत में ही खोट है। इसलिए महाराष्ट्र को साफ नीयत और सेवा भाव वाली महायुति सरकार की जरूरत है। साथियों,
आज महाराष्ट्र के विकास अभियान के सारथी अगर कोई है तो हमारे महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। इसलिए महायुति सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। माझी लाड़की बहन योजना हर किसी की जुबान पर है। माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना महिलाओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उत्तम उदाहरण है। आपने देखा है, सरकार ने महिलाओं के हाथ में पैसा दिया, सीधा उनके खाते में जमा हुआ, तो ये गाड़ी वालों की नींद हराम हो गई। उनको लगा ये क्या कमाल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, और इसलिए आनन फानन में सोचे समझे बिना एकदम विरोध में उतर आए। माताओं बहनों को ये पैसा मिलना बंद हो जाए, इसलिए ये लोग कोर्ट तक चले गए। लेकिन जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो उसका कैसा असर होता है, वो इस बार हमने दिवाली में बराबर देखा है। इस बार दिवाली का उत्साह दोगुना था। माताओं बहनों ने खुलकर खरीदारी भी की। कई सालों से जो काम अटके पड़े थे, माताओं बहनों ने पूरा किया। उससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिली, और यही बीजेपी का विजन है। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर बन रहे हैं। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। ये लखपति दीदी का मतलब है, मैं देश में स्वयं समूह सहायता जूथों में काम करने वाली 3 करोड़ बहनों को ऐसी स्थिति में ले आऊंगा कि वो हर वर्ष, एक बार नहीं, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करे और मेरी लखपति दीदी बने। आप तो जानते हैं ड्रोन दीदी। आज हमारी ड्रोन दीदी गांवों में, खेतों में आज उसका बोलबाला हो गया है। हमारी बहनें खेती की सीजन में, एक सीजन में ड्रोन से खेती में मदद करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ढेर सारे पैसे कमा रही है। इसलिए आज महिलाओं का आशीर्वाद भी महायुति के साथ है। और मोदी तो हमेशा कहता है, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। साथियों, कांग्रेस देश के गरीबों, वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है, और शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस
आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। साथियों, आज तो इंटरनेट का जमाना है। अब कांग्रेस के वो आरक्षण विरोधी बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। मैं चाहूंगा आप भी वो पुराने अखबार इंटरनेट पर देखिएगा, और मैं तो अखबार वालों से विशेष प्रार्थना करता हूं कि जरा उस जमाने की पुराने अखबार निकाल के देख लीजिए, क्या क्या बोले थे, क्या क्या छापा था उन्होंने। आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है। उन्हें लगता है अगर पिछड़ा समाज ओबीसी एक हो जाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट एससी दलित समाज एक हो जाएगा, एसटी हमारा आदिवासी भाई बहन एक हो जाएंगे, तो शाही खानदान को कुर्सी कैसे मिलेगी। इसलिए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। ये आपकी एकता बनी है, उससे ये परेशान है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है हमारा पाटकर कांसार के साथ लड़े, हमारी सुथार जाति गुरव जाति से भिड़ जाए, लेवे गुजर जाति नीलगा जाति से लड़े। कांग्रेस चाहती है खटीक जाति और लोधा में भी टकराव हो जाए। ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित, पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो। साथियों, महाराष्ट्र का ये चुनाव
महायुति के ट्रैक रिकॉर्ड और महाआघाड़ी के झूठे टैप रिकॉर्ड के बीच हो रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यानी महायुति के विकास का रोड मैप और टैप रिकॉर्ड, झूठे टैप रिकॉर्ड यानी कांग्रेस की वही पुरानी झूठ की दुकान। इन चुनाव में ये लोग अफवाहों का वही टेप रिकॉर्ड बजाते रहते हैं। इन्होंने वही टेप रिकॉर्ड हरियाणा में भी बचाया था, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें बराबर पहचान लिया, उन्हें पूरी तरह नकार दिया। और मैं झारखंड जाके आया हूं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाके आया हूं। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी ये शाही परिवार के सारे चेले चपाटे सब जनता घर भेज देने वाली है। बस हमें सावधानी बरतनी है, एक बन करके आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे। मेरा अनुरोध है, आप इस आवाज को मजबूत बनाएं और महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में सब लोग हमें आशीर्वाद देने आए, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदीजींनी दिल्ली जिंकली, महाराष्ट्र हा जिंकूया, राज्याला समृद्ध कराया, कमळ निवडून देऊया। भाजपाच्या नव्या रूपाला छत्रपतीचा आशीर्वाद, भाजपाच्या नव्या रूपाला छत्रपतीचा आशीर्वाद। एकमुखाने चला देऊया आता मोदीजींना साथ, एकमुखाने चला देऊया आता मोदीजींना साथ। Working with the Chief Minister of Maharashtra is a privilege, and you gave up when you were at the height of that. Someone who leaves IAS, किसको पागल कुत्ते ने काटा है, बट ऐसी बात नहीं है। We are still continuing essentially the system that the British designed. Civil servants then were supposed to be rulers. That ruler mentality has still not gone. कौन है असली उत्तराधिकारी बाल ठाकरे के विजन का? जमीन पर काम करने वाले जो MLAs भी हों, they knew that actually Shiv Sena MLA space is reducing. They were always in contact with Eknath Shinde. So actually the day he left, he might have actually saved Shiv Sena. Do you think Anna got waylaid, or do you think that the others misused Anna? I have always been very close to Anna Hazare right since he returned from army. He was sort of ending up by being used by different political outfits. The role of Savarkar, he has become a controversial figure. Everybody has a different take. The man who completely dedicated his life in the totally selfless way, organized even armed struggle against the British, paid the price by spending over a decade at Andaman.
But you want to disagree, it is still okay. But at least honor his dedication. Everything Savarkar touched is great. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Mumbai. My guest today is Mr. Avinash Dharmadhikari, who has authored several books and mentored students who went on to join the civil service. Mr. Dharmadhikari has been working in the field of career guidance and personality development, so our conversation today is centered on those topics. Avinashi, thank you so much for coming on the podcast and speaking with us. Your career span has been extremely interesting before and after. We shall discuss your books. You have authored several books, two of which we'll discuss today. But before we come to this, the books, why did you decide to, first question is that why did you decide to leave the IAS? Why did you quit the IAS? Because right now, you know, the civil services, so many popular films being made on that, so much talk about corruption in the system, everybody wanting to get in. So there's a lot of focus on the UPSC exams. So here I have a person who got into the IAS and decided to leave the IAS at some point of time and do something else with his career. So tell me your journey about how you got into the IAS, why you left the IAS. I will take this opportunity to thank you first. More than thanks, also wish you all the best. Thank you. It's my very happy to be here, happy to be talking to you. Now, why I left has to do with why I joined. So first of all, sort of one-line summary will be, there were lots of plans at the time of leaving. Some of them didn't work. But one plan was to get into education. That has worked. Now, before even joining for 11 years, I was a full-time activist of a Pune-based organization. I was also freelance journalist. For those 11 years, I also participated in various movements. Such as? Such as the farmers movement under Sharad Joshi, or the anti-Bangladeshi infiltrators movement in Assam. You're talking about the 80s now? I'm talking of 80s. Same time when the initial Khalistan movement exploded in Punjab. Also the same time when Kashmir separatism had just begun. So those are the years I was working as a full-time activist, while I was having my own formal education on one side. It is those years of activism that made me aware of the potential of civil service in general, IAS in particular. I got opportunity to meet senior IAS officer Harishchandra Sareen, who was then supposed to be sort of right-hand man of Prime Minister Indira Ji. 3 different places. But Indira Ji had sent him to handle the situation. Where? One was Kashmir. The other was this Assam, Bangladesh situation, Bangladeshi infiltrators. And the third was very explosive situation in Gujarat in May 1985. So all these 3 places. And I was able to meet him personally, talk with him. May 95, Mrs. Gandhi had died. 85. 85. May 85. She had died, but Harishchandra Sareen was still sent as Prime Minister's emissary. Okay. By Rajiv Gandhi. By Rajiv Ji. So that made me aware of the potential of IAS. I thought if I have that same fire of Karyakarta of Bharat and in my heart and the powers of IAS officer, I would be able to serve better. That was my intention in appearing for exam. Once I cleared, I was from day one sure I'm not going to spend the whole life there. My idea was to do collectorship because district happens to be the quintessential unit of India. Once you handle district, you know how the country runs in day-to-day terms. Which cadre did you get? I got Maharashtra cadre. Home cadre. Home cadre.
and I was district magistrate Raigad. My idea was also to perform various administrative reforms which would ensure clean and efficient administration. But the idea was to do that, then leave and get back into various sort of original work I was doing. By the time I was DM Raigad, Chief Minister of Maharashtra sort of happily summoned me. Who was the chief? This was Manoj Joshi. He wanted me to handle the Chief Minister's office. So I did it for 1 year and then resigned. So my resignation is not a negative vote to civil service at all. My resignation is not under sort of people keep thinking that someone who leaves IAS, अच्छी हिंदी में वाक्य होगा किसको पागल कुत्ते ने काटा है, बट ऐसी बात नहीं है. सिविल सर्विस में पर्सनल रूप से मैं भी खुश था और बिना मांगे मुझे एक के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दायित्व सौंपा गया. बट द होल आइडिया देन वाज गेट बैक इनटू पब्लिक लाइफ. So, like I said, some plans didn't work. Is it that you couldn't get along with Mr. Manohar Joshi? Not at all, absolutely not at all. In fact, since then, till he unfortunately passed away recently, we had a very close relationship. I would call it a family relationship, almost like father and son. So it is not that I could not get on. So the Chief Minister of Maharashtra state is one of the most powerful in the country because it's one of the richest states in the country. So a Chief Minister's position is important, and to be working with the Chief Minister of Maharashtra is a privileged post. And you gave up when you were at the height of that. Yeah. Kyun? The dreams of further work in education. Also, like what I keep saying is some plans didn't work. Such as? That was to join politics. But I would prefer that to be thing of past. So that one, and my idea was to get into constructive work. My field, I always thought education is my field. So politics, you fought as an independent against Suresh Twice. Kalmadi. Yeah. Right? So why as an independent? Why not join a political party? Because independent in Maharashtra, I don't know, Maharashtra politics, you could tell me whether that worked. Why is it that a political party didn't fit your agenda? Yeah. Actually, it did fit. Maybe I didn't fit there. Or whatever, I mean, less said the Jama better. And less said the better. But with Kalmadi, these were, if I may say, the very BJP RSS people in Pune who did not like the decision of backing Kalmadi. They said we should rebel. They said you are sort of best face to do so. That was my intention of contesting the election. That was February 98. Then I had also filed for 99 election. And during that election, I had prepared a program and sent it to 23 leaders of all parties. From among them, Advani ji called me up and he said, whatever program you have said is our program. My promise, we will follow that, but withdraw from Pune. I accepted his suggestion. So I withdrew. That was that. That's it. No more sort of electoral politics. Aam Aadmi Party didn't fit into your Absolutely no. scheme of things. Not from day one. Then let me have this opportunity to say that I have always been very close to Anna Hazare. Right since he returned from army. So as back as 1977-78. I was the activist of this Pune-based educational organization. And we knew the kind of rural development initiative he had undertaken. And as Karyakartas, we were very close to him. After that, even in the service, whenever he undertook fasts, the Maharashtra administration knew my affinity with him. So they would tell me to go and convince Anna Hazare. To break his fast. Yeah, please break his fast.
And all the time I would say, to the best of my abilities, I would convince you to reduce corruption. Points on which he is fasting are right. I would never tell Anna Hazare to withdraw his fast or whatever. This was even when I was still in the service. After I left, I started actually working with Anna Hazare. So there was a massive anti-corruption stir in 96-97, where the corruption by 2 ministers was exposed. They had to resign. I was very much a part of that. Then also when the right to information movement began, allow me to as politely, as humbly as possible to say that I am among those who stated that we need to, no, not that we need to take this up, that we can't go on fighting corruption cases individually each one. मेरे भी 50 जीवन काफी नहीं रहेंगे, अन्ना हजारे जी के भी 50 जीवन काफी नहीं रहेंगे. What we need is systems reform, and at the top we put was RTI. Right to RTI. So RTI became a part of that anti-corruption crusade and all. Actually, over a period of time, I sort of grew apart from the whole Anna Hazare movement. Kyun? Not that he was not genuinely working against corruption, but he was sort of ending up by being used by different political outfits. Such as? Every time, the one who would be in power and Anna's movement would be against them. So whoever would be in opposition would prop up Anna Hazare as a sort of savior or crusader, etc. I didn't think it was on the right path. So I chose to sort of wish the best but stay away. What was it like when Anna Hazare got together with Yogendra Yadav, with Anupam Kher, with Ashutosh, with the entire Aam Aadmi party and Mr. Kejriwal, of course, and the others? Do you think Anna got waylaid, or do you think that the others misused Anna? From day one, my considered feel has been that he is being used. From day one, and this is what I have been telling Anna Hazare also, and that these are the people who will use you, but they have political agenda. Mark my words, they will end up by forming party, contesting elections and all. Up to a point of time, I used to also accompany Anna Hazare, even in India against corruption or the Ram Leela Maidan movement and all. I was part of those internal sort of meetings where plans about should we form a political party. My suggestion was we shouldn't. Like Kiran Bedi and all were there at that Like Kiran Bedi and all were She also didn't want. Yeah, she also didn't want the party. So, I mean, almost with the sort of rise of Kejriwal, you may say, I decided to stay away. Why do you think Anna Hazare was so taken in with Arvind Kejriwal initially, in spite of the advice which was given to him by people like you and Kiran Bedi and the others? One thing could be, I mean, to the best of his thinking also, he could have seen this as developing into an all India movement. So I remember even in 96-97, we used to think of the JP movement as sort of role model. And I'm happy to say that as a Karyakarta, back between 75 to 77, I was also part of that JP movement as a young Karyakarta. So the whole idea was that anti-corruption movement begins in one place, but it becomes all India phenomenon, which then develops a genuine alternative even in politics, which is supposed to be sort of clean, etc., etc. So that could have been the idea. So carrying the movement from here to now it goes to Delhi, and these are the people who have their base in Delhi. So Anna could have thought that yes, this is a chance to make an all India impact. You know, when you were talking about corruption, let me come to the corruption of
which everybody is looking at right now, which is scaring students, scaring parents of students who give their be-all and end-all to get into the UPSC. And now it's come to light, which people had been talking in hushed tones earlier, but now it has come to light that people have been gaming the system, using quotas, using caste card in this. How do you see it? This has been a sad reality. I am afraid whatever system we design, there are always people who are past masters in jugaad. A good English description would be slipping through the fingers of the system. So the people who have this skill in properly finding out. So like if I have OBC reservation, but the creamy layer is applicable, then someone comes up and starts saying, although my parents make money in crores, I am not with my parents. Parents are divorced, so I don't have source of income, so I fit into the reserve category. And some such manipulations of the system. ये तो मैं सोचता हूँ कि चोर और पुलिस का ही खेल है कि चाहे जितना कानून हो और समझ लो कि पुलिस भी अपना कर्तव्य निभा रही है, फिर भी चोर हर वक्त नया नया रास्ता कुछ ढूंढने की कोशिश करता रहेगा. So this sort of playing the system. But what I am personally convinced is those who play the system and get into the system, like including civil services, I believe the ratio is very, very small. Okay. Some recent incidents have brought it to light that you get into the system on, say, handicapped category, and then display yourself dancing, etc. becomes questionable. But let that not be the reason to think that like this is generalized, and it is unfair to those who have really studied hard, developed merit, and proven it in the civil service exam. What do you have to say about the coaching centers, which some of them are dubious in the sense कि वो बताते हैं कि कैसे system को game करना है, और कैसे there are WhatsApp groups which tell you कि हम लोग ऐसे आए. There are former IAS people in that group who tell you, give you tips on how to game the system, and it borders on that semi-legal, legal, illegal sphere. Then there is paper leaks and things which are happening also. So what do you have to say to this कि कहाँ पे इसको stem कर सकते हैं? एक तो unfortunately most of so-called coaching centers, they are pure business, essentially after money. What I am saying very clearly is hardly anyone talks about character building, and that this is service to people, that this is not just a job, ये नौकरी नहीं है. Civil services. हाँ, या तुम्हारी बड़ी कार हो या बंगलो हो या you sit in positions of power and then power goes to head, ये लोक सेवा है. तो मेरी तरफ से जो हो रहा है काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई में जानता हूँ कि ज़्यादातर तो इसको एक पैसे कमाने का साधन मानते हैं, चरित्र निर्माण की बात नहीं करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की भी बात नहीं करते हैं. These are some of the things we are recently, unfortunately, very sadly seeing happen in, say, old Rajendra Nagar in Delhi and many other places. I am afraid the root is in the very design of the system, that we are still continuing essentially the system that the British designed. Now the British design was intended to exploit India, and civil servants then were supposed to be rulers. That ruler mentality has still not gone. That we are servants of the people, and as modern, say, democratic nation called India, that we should actually be proud to serve common people. That ethos has not come there. There are no requisite systemic changes to bring it about.
or there are no what has to go into making of character. So if we are thinking of what are the changes that are required, the core should be the one that makes civil services directly answerable to people, so that administration is more transparent, more clean, not more, clean. People's work is done on time and 10 बार 20 बार लोगों को आना नहीं पड़े. तो ये जो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये जो सेंस है उसकी जगह इथॉस आना जरूरी है कि ये लोक सेवा का क्षेत्र है. When you were in the IAS, did it occur to you then कि ना तो IAS में you are finding the satisfaction and you were dissatisfied even with the political class at that stage? Is it that dissatisfaction from both? Not at all at personal level. At personal level, I was very happy as IAS officer. If there are tiffs with politicians, they were only issue based. At personal level, I am happy to tell you that my sort of personal affinity with various political groups, say in Maharashtra, or at one point of time I had also opportunity to work in Delhi, although it was after my resignation. But my sort of, you can say, connections, friendly ones. So it's not I picked up a fight with some individual politicians. So it's not I was unsatisfied in the service, inside the system, so I left. While I am aware of the limitations, I left to start work in education. I thought at a more fundamental level I would be working. Like I said, as an officer I kept getting better opportunities. You always. joined the Shiv Sena and you left within 2 years, and I have a quote here which says, which you said, today's politics is so corrupt that changing it while working within a political party is not possible. Yeah. That was in 2009. 9. Do you still have that view that you cannot change a political party, that the problems that you saw then continue to be there today? Yes, problems are there still today. Although I personally believe that things are changing for the better. Probably with the passage of time, you set yourself for a particular course of life. So now I'm fully into education. That 2009 thing also, I had opportunity of personal discussion with Uddhav Thackeray. That connection was there even when I was in the service, even when I was secretary to CM. The whole idea was inputs for policy measures. What should the party do for youth, unemployment, say development of education, how should we modernize, what are the changes that are coming up, and what do we do to ensure, let me say especially, the educational system to be made world class. Those were my discussions with him. So the idea, even I thought that by joining Shiv Sena, I would be participating this policy making function. That I saw not happening for like 2.5 years. So I decided there is no point पड़े रहने में, कि यहाँ आके पड़े रहने में. It is better I leave and focus entirely on education. What was your view about the split that happened in the Shiv Sena? Who do you think, कौन है असली उत्तराधिकारी बाल ठाकरे के विजन का? Tricky question, and I will have to enter into some sort of political analysis. So, when Uddhav Thackeray was Chief Minister, in Maharashtra's political scene, NCP was growing at the cost of Shiv Sena. और ज़मीन पर काम करने वाले जो MLAs भी हों, they knew that actually Shiv Sena MLA space is reducing. They were always in contact with Eknath Shinde. So actually the day he left, my first sentence was, he might have actually saved Shiv Sena. So answering in a very sort of one-line way whose Shiv Sena is true one, I repeat, tricky question, difficult one.
what I'm going to say is, at the end of the day, let people decide. What do you have to think about the MVA? Was it a mistake? I think it was a mistake, yes. 2019. Shiv Sena and BJP had contested on a common manifesto. So their promises to people were also together. And after the election to come up and say, join hands with Congress and NCP, I do think it was a major political mistake, which unfortunately has made Maharashtra pay a heavier cost. How do you say Maharashtra pay a heavy cost? It created, not a political party, but Maharashtra they state. may have paid their own. Personally, I am less or least concerned with the price that parties may have paid. I am concerned about state, people, the instability in governance immediately begins to adversely affect the developmental process. And everything turns into sort of party politicking. So if businesses begin to leave Maharashtra, new investments begin to dry up, and everyone starts pointing finger at the other, irrespective of who is pointing the finger, etc., that development of Maharashtra suffers has been a lesson for last 5 years. So I am convinced it was a mistake. A question that I asked was the role of Savarkar, since we are doing this podcast in Maharashtra. He has become a controversial figure. Everybody has a different take on the contribution of Savarkar. Is he an idol? Is he not an idol for Maharashtrians? Is he an idol for Indians? Should he be an idol for Indians? And is there an insult which is happening into Savarkar's memory these days? You said Savarkar has become controversial. I'll just slightly modify the grammar. Savarkar has been made into a controversial deliberately. And the way discussions take place is a clear insult to everything Savarkar was and everything he stood for. The man who completely dedicated his life in the totally selfless way, organized even armed struggle against the British, paid the price by spending over a decade at Andaman. Actually, all those who unfairly criticize Savarkar, to them I have always been saying that you read his autobiographical account at Andaman first. Its Marathi name is Maji Janmathep, so my years at Andaman. And if you disagree with, say, his ideology, etc., it is okay because we are democracy. In fact, I know that not only that we are politically a democracy, Indian civilization is democratic. So all kinds of expressions of opinion are welcomed. But you want to disagree, it is still okay. But at least honor his dedication, his creativity. Everything Savarkar touched is great. So he is a great writer, a great poet, a great dramatist, a great social reformer. The man who analyzed caste system, and his solution is same as Ambedkar's solution, that now Hindu society needs to annihilate castes and that we are all one. He advocated for scientific temper. So, like everything he did, organizing freedom struggle, at least respect that. And as to the Hindutva ideology, I don't know whether we are discussing that right now, but I do want to say that the way he has defined it, there is nothing communal in it. There is no hatred for any other community, including Muslims, etc. There is innate pride for what is Indian civilization, which has a continuous history of like over 5,000 years, more than 5,000 years over here. But because he picked up the term Hindutva, जिनको लगता है कि reject everything Hindu and then you are secular, यह भी व्याख्या ही गलत है. मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरी चुनौती है, जो चाहे डिस्कस करना चाहे, कि सावरकर की हिंदुत्व की भी व्याख्या क्या है, और मैं बताऊंगा कि उसमें किसी भी पंथ हो, मजहब हो,
इसके प्रति किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं है. Savarkar is a great figure, also a role model even for modern times. Let me tell you, Savarkar wanted India as democratic republic based on one person, one vote. That is written record, original one. And many of my close friends have actually dedicated their life to studying Savarkar. Their books are also very well known. Now Vikram Sampath has done a great job in coming up with these 2 volumes, which will do away with all kinds of misconceptions about Savarkar. Finally, it gets down, I'm going to tell you one very interesting kissa, but it gets down to finally politics. So what Savarkar said is inconvenient and uncomfortable for some political outfits. It is they who create all kinds of misconceptions. But let me tell you, not one alphabet about the kind of criticism against Savarkar is true. Maharashtra had a great socialist leader. He is also referred to as SM Joshi. And we used to call him Anna. I knew him personally very closely, like family closeness. And then Maharashtra had a great music composer, singer who was also a social activist, who also worked for Goa Mukti. So I am talking of Sudhir Phadke. Sudhir Phadke is called Babuji in Maharashtra. Sudhir Phadke also composed music for some Hindi movies also. One of his loveliest songs is Jyoti Kalash Chalke, is by Sudhir Phadke. Lata Mangeshkar sung by Lata Mangeshkar. We have to do like this. We talk of Lata ji, it's like this. Advani ji said that it's his favorite song. Yeah. Oh, that I didn't know. So I'm not quoting this because Advani ji said it is his favorite song. Beautiful song. It's from the movie on Sant Jnaneshwar. Yeah. Again, a very inspiring story from Maharashtra. So Babuji and SM Anna were on the same dais. And SM Anna said, Savarkar before 1923 is acceptable to us. Savarkar after 1923 is not acceptable. This meeting was happening in mid-60s. So what he is indicating is Savarkar wrote the book Hindutva in the year 1923. So SM Anna is saying Savarkar before 1923 is acceptable. Savarkar after 1923 is not acceptable. Okay. Babuji said, it is after 40 years that you have started saying Savarkar before 1923 is acceptable. So 40 years from now on, you will understand what was Savarkar after 1923 and begin to then accept. Which is now. And not one alphabet of any kind of charge against Savarkar is true at all. Let's come back to the civil service. When this kind of instability happens, like एक party जाता है, दूसरी party आता है, एक chief minister जाता है, दूसरा chief minister आता है, एक coalition जाता है, दूसरा coalition आता है, एक coalition में 3 party है, उसके दूसरे coalition में 2 party है, unstable government in power. How does the civil service do this? Because loyalties go one way or the other. We saw intense level of corruption and intense level of khichatani happening in the police service in this state. You know, everybody knows what all happened. So the breakdown of the system has been happening for quite a few years in this state. What do you think is the solution? During MVA government, my batchmate was chief secretary. And then he or other civil servants had a tiff with some ministers. So they approached chief secretary. He said, just wait for a while. This government is not lasting another, say, 2 months. Somehow that comment went viral. And many ministers criticized him and were asking for his blood. That didn't happen. But what did happen is that government did collapse in those 2 months. The point is, with unstable government, files either stop moving or their movement slows down. Like CM says, I want this done in 3 months. And the civil servants think he is not going to be there for 3 months.
So they won't be burning midnight all to ensure that files move at a faster pace. This is what I mean when I say that development suffers. You were asking me solution. I want to say I have the solution. I know that someone may call it idealistic, etc., but that is how our constitution also is designed. The solution is in civil service, having loyalty to none other than people, and loyalty to people as defined in our constitution. So the civil servants are not supposed to be and should not be loyal to a particular political party or especially a certain particular political leader. They should be loyal to none other than people and as enshrined in our constitution. That is the answer. If you look at the 2024 elections, why do you think that the Mahayuti did not perform as well as people expected it to? Yeah. As usual, when such complex and seemingly unexpected things happen, it's always a combination of variety of factors. Among them, I would put sort of overconfidence at number one. By who? Which BJP party? leadership. Or taking people for granted. Overconfidence is 400 par. That slogan or more than the slogan? More than the slogan. कि वैसे भी हम जीत ही रहे हैं. And they neglected the core voter. The attitude was as if तुम कहाँ जाओगे? वोट दोगे तो किसको दोगे? तुम तो हमको ही वोट दोगे ना? And I do want to place it on record here also that I'm not saying this today. I used to be in Delhi for like 4 months a year for last 6 years. So this year, in say April, I was in Delhi and I put this comment in social media that BJP leadership is showing overconfidence. It is taking voter for granted. Voter doesn't like it. You need to explain what government has done. And I believe the track record was excellent. That should have been presented. Messaging was wrong, track record was good. Yeah. In 2024? Yes. Okay. As compared to 2019? No, my personal conviction is 2014 onwards, India is entering a new age. My personal conviction is largely, yes, there are some problems, but as a nation we are doing well and on the right track. So I won't compare two governments, 2014 or 2019. Okay, but just 2024? Yeah, yeah. So you were also warning that things are not going on track for the Mahayuti? Yeah. Even was it a sympathy vote which Uddhav Thackeray got? Was it a sympathy vote that Sharad Pawar got? I don't think it is sympathy vote. Unfortunately, if it is more about Maharashtra, one is there was a substantial sort of polarization on caste lines. That is a very sad part of scene in Maharashtra right now. It really pains my heart. And the other was strategic voting by Muslims. It is now seen that Muslims voted for the candidate who would beat BJP candidate. And even Uddhav Thackeray's Shiv Sena received thumping support from Muslim voter. Actually, that was one of the reasons why just 2 days ago. That Muslim voter has never voted for Shiv Sena or the BJP. But this time with Uddhav's Shiv Sena. When this Waqf board modifications came up, Uddhav Thackeray's Shiv Sena members remained absent in Sansad. Yes. So Muslims in Mumbai felt agitated. Because they had voted for Uddhav. Yeah. So they took a morcha to Uddhav Shiv Sena office. Is now you are betraying us. So Maharashtra scene, I am going to say, is worrisome and painful. If you analyze the Lok Sabha elections, there is reason to say that Eknath Shinde Shiv Sena won the traditional Shiv Sena basis. So वो कहाँ का सीट्स हैं? जैसे कि ठाणे उनका अपना है, या जो भी 5 या 6 है उनको सीट्स. Those are traditionally Shiv Sena strongholds. They retained that. They retained that. And they will retain that for the state election also? Again,
Maharashtra scene is right now so complex. See, caste you spoke about, right? That Samvidhan badal denge. That played a very major role in many states. Yeah. In Maharashtra also it played a role? I'm not sure about that. You're not sure? No. But at the national level again, this narrative should have been properly answered. Like for example, those days I thought, if the opposition saying ये संविधान बदल देंगे, तो एक तरफ तो या तो कहना चाहिए था कि हाँ बदलने का सवाल नहीं है, आर्टिकल 44 पे अमल करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, which was a part of the manifesto. Or what should have been pointed out is Rahul Gandhi saying India is not a nation, it's a union of states. This was a program in Cambridge. The clips are there still on YouTube. And Rahul Gandhi says India is not a nation, we are just a union of states. To his misfortune, there was a young UPSC successful person sitting there. So in Q&A he raised hand and he said, you said India is not a nation and you referred to Article 1 of the Constitution. He said, if only you had turned one page, the preamble ends by saying we are a nation. So the leader who says we are not a nation at all, that should have been brought to people's notice. Or Rahul Gandhi sitting like this with Samvidhan, that narrative should have been answered. Like that the book he was holding looks more like Mao's red book than our constitution. So whose game are we playing? For example, there have been clear reports about foreign intervention in our elections. Until 4th of June, I thought it seems this time they have been successfully repulsed. But unfortunately what transpired on 4th of June is no, those forces seem to have worked. You think there was foreign interference? Of course, yes, there was. Why? And now there are well-studied reports also there. You can say sort of anti-Modi, anti-BJP ideological predilections. Or the overall global politics, including global geopolitics. What is happening in Bangladesh right now is also notice to India. And then look at the kind of statements that supposedly responsible political leaders are saying, like Salman Khurshid comes up and says the same should happen in India. People's uprising. He said it could happen in India. But is it a signal? And what are you saying? Is our democracy not genuine democracy? Where elections not genuine elections? Through a proper democratic part, isn't Narendra Modi now the leader of the country, including leader of Sansad? Suddenly say it could. He said it could. There is one MP in Maharashtra, he said it should. It should. He's actually, as translated in Hindi or English, his sentence will be, the way Bangladeshi people made Sheikh Hasina Wajed run away, we should make Narendra Modi run away. I am questioning, is that democracy? He's in our country, there is freedom of speech. So do you, and you mentor students who take the UPSC exam. Yes, yeah. Do you feel that this ये जो statement महाराष्ट्र में कहा गया, क्या ये वो अभिव्यक्ति की, what is it called, freedom of speech in Hindi, I don't exactly know what it is, अभिव्यक्ति की आज़ादी, I think it's called. Do you feel that वो लांघता है उसको, does it go beyond freedom of speech? Yeah. I am absolute advocate of freedom of speech to the extent that it can be absolute. I am supporter of freedom of speech. मैं कहूँगा इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है कि जो खुद सांसद है, चाहे आपका राजनीतिक विरोध जो भी है, उसकी एक शालीनता है, उसकी एक ग्रेस है, उस आधार पर आपको जो कहना है कह लो. Freedom of speech, I would not go for curtailment of freedom of speech. I believe freedom of speech is a necessary condition for development of civilization, for development of creativity. I will not suggest any kind of restricting freedom of speech. Okay. When you mentor your students,
what do you teach them about the Indian political system? Because more and more I meet the youth, they are disillusioned with the system, they are disillusioned with the political class, with the media. They feel that the media is as corrupt, if not more, than the political class. You've been a journalist, you've been a civil servant, you've been a politician, you've been all three. Do you also hold the same view that that it's beyond repair? No, I don't think it is beyond repair. I think things can happen. जमाने से हिंदी में एक बहुत अच्छा शेर कहा जाता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं है, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो. Think of the recent Pooja Khedkar thing. How did it start out really? There was a 22-year-old boy who noticed that IAS probationer traveling in personal car has a lamp at the top of the car and a board displaying Maharashtra Shasan. All that he did is take a photograph, post it on social media, raising a question, how can IAS probationer be? That became the starting point. तो कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होगा, but एक तबीयत तो उछालो. So it finally comes down to us also. But I don't think the system or the situation is beyond repair. I believe it can be repaired. I believe in last 10 years there are many places where step by step it is being prepared. But if we go to the core question of corruption and inefficiency in the system, so corruption in all walks of, that is a sad reality, yes. That is a sad reality. We need to work against it. इस देश में सब कुछ बेचने के लिए खुला है. यहाँ तक कि जो घुसपैठिए होंगे उनका आधार कार्ड तबीयत से बन जाता है, आराम से बन जाता है, और जो खुद इस देश के नागरिक हों उन्हीं को इसमें तकलीफ हो सकती है. दैट इज़ अ पेनफुल रियलिटी वी नीड टू वर्क ऑन. सो करप्शन saps our national energy. And there needs to be a genuine effort not only to reduce corruption but wipe out corruption from our public life and from our private life also. You are saying this, but I increasingly hear people saying that there's a reason why corruption is not an issue anymore while casting vote. People vote in completely corrupt politicians who everybody knows that they are corrupt. People vote them as compared to an honest or seemingly honest politician who's also fighting the election, because they say corruption to hai hi, it's endemic to India. There is a gradual acceptance that isko to hata hi nahi sakte, ye to part and parcel hai. Kaun, if you actually see the election commission ka rules, who is fighting an election as per the amount of money that the election commission says? At least one thing I can say is I did. You yourself got beaten by the system. Yeah. Because you didn't. But I am among those who got maximum votes as independent candidates. हाँ. शत शत नमन. मैं सिद्धेश्वर महाराज और भगवान बसवेश्वर को प्रणाम करता हूं. साथियों, देवोत्थानी एकादशी का ये दिन पंढरपुर की पवित्र धरती और विठोबा का सानिध्य, ये केवल एक संयोग नहीं है. ये अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र और सोलापुर की सेवा है. भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं
सोलापुर के लोगों ने ये देखा है। सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सोलापुर एयरपोर्ट के विस्तार का लोकार्पण किया था और शायद मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं। सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं। साथियों, देश विदेश से आने वाले लोगों को ये जो विकास के काम हुए हैं, उससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे सोलापुर में पालकी यात्रा की इतनी प्राचीन परंपरा है। पहले यात्रियों को, वारकरी साथियों को कितनी परेशानी होती थी। पालकी महामार्ग का निर्माण करवाकर इस परेशानी को हल करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। आज सोलापुर के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बन चुके हैं। सोलापुर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये बदलाव केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो,
स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथ ही आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं, जरा कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है। दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-50, 60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना। यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। कांग्रेस की इसी सोच ने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बदहाल बनाए रखा। हमारे इस इलाके में सिंचाई के लिए आपको कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आप लोगों को कितना तरसाया है। ये माताएं बहनें किसान तो कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हमने यहां किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने पर फोकस किया। हमारे प्रयासों से सोलापुर जिले के कई गांवों का जलस्तर बढ़ रहा है। महायुति सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए। हमारी कोशिश है कि अब किसानों को बिजली का बिल भरना ही ना पड़े, और इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में
सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। साथियों, समस्या का समाधान करने के साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। ये हमारा सोलापुर शुगर बेल्ट है। हमारी सरकार गन्ना किसानों के लिए लगातार पूरे देश में काम कर रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य अब 3,150 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा हम इथेनॉल इकोनॉमी के माध्यम से गन्ना किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना, क्या उसके बाद ही ये इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई? क्या मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद ही गन्ने से इथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई? ये पहले भी था, लेकिन पहले जो सरकारें थी उनको आपकी परवाह नहीं थी। आपको तड़पाए रखने में ही उनको मजा आता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल में मुश्किल से 2 या 3% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। जब 2014 में आपने मोदी की सरकार बनाई तो आपके सेवक ने तय किया कि गन्ना किसानों के हित के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाऊंगा। अब पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़कर 15% तक पहुंच रही है और मैं 20% का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। बीते 10 साल में हमने देश के किसानों को इथेनॉल के बदले, यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी डबल मिल रहा है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी योजना का, दोनों का एक साथ लाभ, डबल पैसा। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, सोलापुरी की चादरें पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में यूनिफॉर्म की बात आती है तो सोलापुर का नाम सबसे ऊपर होता है। यहां पीढ़ियों से सिलाई करने वाले कई परिवार हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रही है। इस योजना पर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में
टेक्सटाइल पार्क बनवा रहे हैं। इससे सोलापुर के टेक्सटाइल उद्योग को भी फायदा होगा। यहां के प्रोडक्ट्स देश विदेश तक पहुंचेंगे। साथियों, इस क्षेत्र में कितने ही परिवार पीढ़ियों से बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। हमने 15,000 आवास बनाकर हमारे इन साथियों को दिए हैं। भाई और बहनों, ये केवल नीतियों की बात नहीं है, ये हमारी नीयत का जीता जागता सबूत है। साथियों, दूसरी तरफ अघाड़ी की नीयत में ही खोट है। इसलिए महाराष्ट्र को साफ नीयत और सेवा भाव वाली महायुति सरकार की जरूरत है। साथियों, आज महाराष्ट्र के विकास अभियान के सारथी अगर कोई है तो हमारे महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। इसलिए महायुति सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। माझी लाड़की बहन योजना हर किसी की जुबान पर है। माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना महिलाओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उत्तम उदाहरण है। आपने देखा है, सरकार ने महिलाओं के हाथ में पैसा दिया, सीधा उनके खाते में जमा हुआ, तो ये अघाड़ी वालों की नींद हराम हो गई। उनको लगा ये क्या कमाल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, और इसलिए आनन फानन में सोचे समझे बिना एकदम विरोध में उतर आए। माताओं बहनों को ये पैसा मिलना बंद हो जाए, इसलिए ये लोग कोर्ट तक चले गए। लेकिन जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो उसका कैसा असर होता है, वो इस बार हमने दिवाली में बराबर देखा है। इस बार दिवाली का उत्साह दोगुना था। माताओं बहनों ने खुलकर खरीदारी भी की। कई सालों से जो काम अटके पड़े थे, माताओं बहनों ने पूरा किया। उससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिली, और यही बीजेपी का विजन है। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर बन रहे हैं। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। ये लखपति दीदी का मतलब है, मैं देश में स्वयं समूह सहायता जूथों में काम करने वाली 3 करोड़ बहनों को ऐसी स्थिति में ले आऊंगा कि वो हर वर्ष, एक बार नहीं, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करे और मेरी लखपति दीदी बने। आप तो जानते हैं ड्रोन दीदी,
आज हमारी ड्रोन दीदी गांवों में, खेतों में आज उसका बोलबाला हो गया है। हमारी बहनें खेती की सीजन में, एक एक सीजन में ड्रोन से खेती में मदद करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ढेर सारे पैसे कमा रही है। इसलिए आज महिलाओं का आशीर्वाद भी महायुति के साथ है। और मोदी तो हमेशा कहता है, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। साथियों, कांग्रेस देश के गरीबों, वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। साथियों, आज तो इंटरनेट का जमाना है। अब कांग्रेस के वो आरक्षण विरोधी बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। मैं चाहूंगा आप भी वो पुराने अखबार इंटरनेट पर देखिएगा। और मैं तो अखबार वालों से विशेष प्रार्थना करता हूं कि जरा उस जमाने की पुराने अखबार निकाल के देख लीजिए, क्या क्या बोले थे, क्या क्या छापा था उन्होंने। आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्हें लगता है अगर पिछड़ा समाज ओबीसी एक हो जाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट एससी दलित समाज एक हो जाएगा, एसटी हमारा आदिवासी भाई बहन एक हो जाएंगे तो शाही खानदान को कुर्सी कैसे मिलेगी। इसलिए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। ये आपकी एकता बनी है, उससे ये परेशान है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है हमारा पाटकर कांसार के साथ लड़े, हमारी सुथार जाति गुरव जाति से भिड़ जाए, लेवे गुजर जाति नीलगा जाति से लड़े। कांग्रेस चाहती है खटीक जाति और लोधा में भी टकराव हो जाए, ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा,
तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित, पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की ये साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो। साथियों, महाराष्ट्र का ये चुनाव महायुति के ट्रैक रिकॉर्ड और महाआघाड़ी के झूठे टैप रिकॉर्ड के बीच हो रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यानी महायुति के विकास का रोड मैप और टैप रिकॉर्ड, झूठे टैप रिकॉर्ड यानी कांग्रेस की वही पुरानी झूठ की दुकान। इन चुनाव में ये लोग अफवाहों का वही टेप रिकॉर्ड बजाते रहते हैं। इन्होंने वही टेप रिकॉर्ड हरियाणा में भी बचाया था, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें बराबर पहचान लिया, उन्हें पूरी तरह नकार दिया। और मैं झारखंड जाके आया हूं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाके आया हूं। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी ये शाही परिवार के सारे चेले चपाटे सब जनता घर भेज देने वाली है। बस हमें सावधानी बरतनी है, एक बन करके आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे। मेरा अनुरोध है, आप इस आवाज को मजबूत बनाएं और महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, त्याना शत शत नमन। मैं सिद्धेश्वर महाराज और भगवान बसवेश्वर को प्रणाम करता हूं। साथियों, देवोत्थानी एकादशी का ये दिन पंढरपुर की पवित्र धरती और विठोबा का सानिध्य, ये केवल एक संयोग नहीं है, ये अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र और सोलापुर की सेवा का आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है,
तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, सोलापुर के लोगों ने ये देखा है। सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सोलापुर एयरपोर्ट के विस्तार का लोकार्पण किया था और शायद मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं। सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं। साथियों, देश विदेश से आने वाले लोगों को ये जो विकास के काम हुए हैं, उससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे सोलापुर में पालकी यात्रा की इतनी प्राचीन परंपरा है। पहले यात्रियों को, वारकरी साथियों को कितनी परेशानी होती थी। पालकी महामार्ग का निर्माण करवाकर इस परेशानी को हल करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। आज सोलापुर के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बन चुके हैं। सोलापुर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये बदलाव केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य
महाराष्ट्र का विकास हो, स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथ ही आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं, चलिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं जरा कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है, दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए, चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना। यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। कांग्रेस की इसी सोच ने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बदहाल बनाए रखा। हमारे इस इलाके में सिंचाई के लिए आपको कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आप लोगों को कितना तरसाया है। ये माताएं बहनें किसान तो कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हमने यहां किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने पर फोकस किया। हमारे प्रयासों से सोलापुर जिले के कई गांवों का जलस्तर बढ़ रहा है। महायुति सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए। हमारी कोशिश है कि अब किसानों को बिजली का बिल भरना ही ना पड़े, और इसलिए हम हर खेत तक
सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। साथियों, समस्या का समाधान करने के साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। ये हमारा सोलापुर शुगर बेल्ट है। हमारी सरकार गन्ना किसानों के लिए लगातार पूरे देश में काम कर रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य अब 3,150 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा हम इथेनॉल इकोनॉमी के माध्यम से गन्ना किसानों के लिए आय के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या मोदी प्रधानमंत्री बना, क्या उसके बाद ही ये इथेनॉल की टेक्नोलॉजी आई? क्या मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद ही गन्ने से इथेनॉल बनने की टेक्नोलॉजी आई? ये पहले भी था, लेकिन पहले जो सरकारें थी उनको आपकी परवाह नहीं थी। आपको तड़पाए रखने में ही उनको मजा आता था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल में मुश्किल से 2 या 3% ही इथेनॉल मिलाया जाता था। जब 2014 में आपने मोदी की सरकार बनाई तो आपके सेवक ने तय किया कि गन्ना किसानों के हित के लिए इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ाऊंगा। अब पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़कर 15% तक पहुंच रही है और मैं 20% का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। बीते 10 साल में हमने देश के किसानों को इथेनॉल के बदले, यह आंकड़ा याद रखना, जो गन्ना किसानों को पहले नहीं मिलता था, इथेनॉल के बदले 80,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के पास पहुंचे हैं। इस 80,000 करोड़ रुपए में अधिकतम पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, महाराष्ट्र के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा भी डबल मिल रहा है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि और नमो शेतकरी योजना का, दोनों का एक साथ लाभ, डबल पैसा। अगले 5 वर्षों में किसानों का फायदा भी बढ़ेगा, उन्हें नए अवसर भी मिलेंगे। साथियों, सोलापुरी की चादरें पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश में यूनिफॉर्म की बात आती है तो सोलापुर का नाम सबसे ऊपर होता है। यहां पीढ़ियों से सिलाई करने वाले कई परिवार हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रही है। इस योजना पर
13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में टेक्सटाइल पार्क बनवा रहे हैं। इससे सोलापुर के टेक्सटाइल उद्योग को भी फायदा होगा। यहां के प्रोडक्ट्स देश विदेश तक पहुंचेंगे। साथियों, इस क्षेत्र में कितने ही परिवार पीढ़ियों से बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। हमने 15,000 आवास बनाकर हमारे इन साथियों को दिए हैं। भाइयों और बहनों, ये केवल नीतियों की बात नहीं है, ये हमारी नीयत का जीता जागता सबूत है। साथियों, दूसरी तरफ अघाड़ी की नीयत में ही खोट है। इसलिए महाराष्ट्र को साफ नीयत और सेवा भाव वाली महायुति सरकार की जरूरत है। साथियों, आज महाराष्ट्र के विकास अभियान के सारथी अगर कोई है तो हमारे महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। इसलिए महायुति सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। माझी लाड़की बहन योजना हर किसी की जुबान पर है। माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना महिलाओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उत्तम उदाहरण है। आपने देखा है, सरकार ने महिलाओं के हाथ में पैसा दिया, सीधा उनके खाते में जमा हुआ, तो ये अघाड़ी वालों की नींद हराम हो गई। उनको लगा ये क्या कमाल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, और इसलिए आनन फानन में सोचे समझे बिना एकदम विरोध में उतर आए। माताओं बहनों को ये पैसा मिलना बंद हो जाए, इसलिए ये लोग कोर्ट तक चले गए। लेकिन जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है तो उसका कैसा असर होता है, वो इस बार हमने दिवाली में बराबर देखा है। इस बार दिवाली का उत्साह दोगुना था। माताओं बहनों ने खुलकर खरीदारी भी की। कई सालों से जो काम अटके पड़े थे, माताओं बहनों ने पूरा किया। उससे अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिली, और यही बीजेपी का विजन है। हम महिलाओं को ही जन कल्याण की सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम कर रहे हैं। आज पीएम आवास योजना के तहत घर महिलाओं के नाम पर बन रहे हैं। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। ये लखपति दीदी का मतलब है, मैं देश में स्वयं समूह सहायता जूथों में काम करने वाली 3 करोड़ बहनों को ऐसी स्थिति में ले आऊंगा कि वो हर वर्ष, एक बार नहीं, हर वर्ष 1 लाख रुपया से ज्यादा कमाई करे
और मेरी लखपति दीदी बने। आप तो जानते हैं ड्रोन दीदी, आज हमारी ड्रोन दीदी गांवों में, खेतों में आज उसका बोलबाला हो गया है। हमारी बहनें खेती की सीजन में, एक एक सीजन में ड्रोन से खेती में मदद करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ढेर सारे पैसे कमा रही है। इसलिए आज महिलाओं का आशीर्वाद भी महायुति के साथ है। और मोदी तो हमेशा कहता है, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा रक्षा कवच है तो ये मेरी माताएं बहनें हैं। साथियों, कांग्रेस देश के गरीबों, वंचितों को संविधान से मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और शहजादे तो विदेश में जाकर खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कह आए हैं। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी। आप पुराने अखबार निकाल दीजिए, कांग्रेस ने अपने नाम से, अपने सिंबल से आरक्षण को खत्म कर करके वोट मांगने का प्रयास किया था। साथियों, आज तो इंटरनेट का जमाना है। अब कांग्रेस के वो आरक्षण विरोधी बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। मैं चाहूंगा आप भी वो पुराने अखबार इंटरनेट पर देखिएगा। और मैं तो अखबार वालों से विशेष प्रार्थना करता हूं कि जरा उस जमाने की पुराने अखबार निकाल के देख लीजिए, क्या क्या बोले थे, क्या क्या छापा था उन्होंने। आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। अब आज जब दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी एकजुट हो रहे हैं तो ये कांग्रेस वाले सबसे ज्यादा परेशान है। उन्हें लगता है अगर पिछड़ा समाज ओबीसी एक हो जाएगा, अगर शेड्यूल कास्ट एससी दलित समाज एक हो जाएगा, एसटी हमारा आदिवासी भाई बहन एक हो जाएंगे तो शाही खानदान को कुर्सी कैसे मिलेगी। इसलिए कांग्रेस अब दलित, पिछड़ा, आदिवासी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेरने का षड्यंत्र कर रही है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर दलितों के टुकड़े हो जाए, आदिवासियों के टुकड़े हो जाए, ओबीसी के टुकड़े हो जाए, ऐसा पाप कर्म करने के लिए कांग्रेस एक नया खेल खेल रही है। और इसलिए मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, मैं आपको जगाने आया हूं। ये आपकी एकता बनी है, उससे ये परेशान है। और इसलिए कांग्रेस चाहती है हमारा पाटकर कासार के साथ लड़े, हमारी सुथार जाति गुरव जाति से भिड़ जाए, लेवे गुजर जाति नीलगा जाति से लड़े। कांग्रेस चाहती है खटीक जाति और लोधा में भी टकराव हो जाए,
ओबीसी समाज एकजुट नहीं रहेगा, जातियों में बटेगा, तभी कांग्रेस को ऑक्सीजन मिलेगी। क्या आप दलित, पिछड़ा को बांटकर कमजोर बनाने की कांग्रेस की साजिश, मैं जरा आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये साजिश को कामयाब होने देंगे आप? पूरी ताकत से बताइए, होने देंगे? कांग्रेस के खतरनाक मंसूबों को फेल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। और इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहें तो सेफ है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, हम एक है तो, हम एक है तो, हम एक है तो। साथियों, महाराष्ट्र का ये चुनाव महायुति के ट्रैक रिकॉर्ड और महाआघाड़ी के झूठे टैप रिकॉर्ड के बीच हो रहा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यानी महायुति के विकास का रोड मैप और टैप रिकॉर्ड, झूठे टैप रिकॉर्ड यानी कांग्रेस की वही पुरानी झूठ की दुकान। इन चुनाव में ये लोग अफवाहों का वही टेप रिकॉर्ड बजाते रहते हैं। इन्होंने वही टेप रिकॉर्ड हरियाणा में भी बचाया था, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें बराबर पहचान लिया, उन्हें पूरी तरह नकार दिया। और मैं झारखंड जाके आया हूं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में जाके आया हूं। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी ये शाही परिवार के सारे चेले चपाटे सब जनता घर भेज देने वाली है। बस हमें सावधानी बरतनी है, एक बन करके आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे। मेरा अनुरोध है, आप इस आवाज को मजबूत बनाएं और महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में सब लोग हमें आशीर्वाद देने आए, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। त्यांना शत शत नमन। मैं सिद्धेश्वर महाराज और भगवान बसवेश्वर को प्रणाम करता हूं। साथियों, देवोत्थानी एकादशी का ये दिन पंढरपुर की पवित्र धरती और विठोबा का सानिध्य
ये केवल एक संयोग नहीं है, ये अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र और सोलापुर की सेवा का आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, सोलापुर के लोगों ने ये देखा है। सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सोलापुर एयरपोर्ट के विस्तार का लोकार्पण किया था और शायद मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं। सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, अभिवादन स्वीकारतायत माननीय अजितदादा पवार साहेब, माननीय चंद्रकांत दादा, माननीय दिलीप वळसे पाटील साहेब, श्री सुनील टिंगरे, भीमराव तापकीर, चेतनजी तुपे, हेमंतजी रासने, महेशजी लांडगे, श्री सिद्धार्थजी शिरोळे, श्रीमती माधुरी मिसाळ, श्री सुनील कांबळे, श्री शंकरजी जगताप, श्री अण्णा बनसोडे, श्री राहुलजी कुल, श्री विजय बाप्पू शिवतरे, श्री माऊलीआबा कटके, श्री सुनीलजी शेळके, श्री शंकरजी मांडेकर, श्री अण्णासाहेब बनसोडे, या सर्व उमेदवारांचा अभिवादन स्वीकार करून आता आदरणीय मोदी, बोलो बोलो भारत माता की, मोदी मोदी। भारताला आणि भारतीयत्वाला जगाच्या पाठीवरती नवी ओळख देणारे भारताचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचं आगमन इथे झालेलं आहे। टाळ्यांच्या गजरात आणि भारत मातेच्या जयघोषात आपण